हाँ तो भाई जैसा कि आपको पता है लास्ट लेक्चर में हमने टेस्टिस की हिस्टोलॉजी को देखा था, ठीक है। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि ये बहुत ही मुख्य क्वेश्चन है, हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस, ठीक है भाई। चलिए, तो टेस्टिस की हिस्टोलॉजी समझने के बाद एक बार मैं आपको फिर बता दूं यहाँ पर कि टेस्टिस के दो आवरण होते हैं, ये ट्यूनिका वैजाइनलिस, ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये जो एल्बुजिनिया होता है वह है अंदर की तरफ धंसकर 250 से 300 क्या बनाता था, लॉब्यूल्स बनाता था, ठीक है। प्रत्येक लॉब्यूल्स में 2 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती थी, यानी कि शुक्र जनन नलिका होती थी ना। फिर मैंने नेक्स्ट आपको क्या बताया कि इनके बीच बीच में कुछ कोशिकाएं होती हैं जिनको हम लीडिंग सेल्स कहते हैं। लीडिंग सेल्स का क्या काम था, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन करना। और प्रत्येक शुक्रजनक नलिका में 2 प्रकार की कोशिकाएं बताई थी मैंने आपको, एक तो सर्टोली कोशिका है ना, और एक शुक्रजन कोशिका। शुक्रजन कोशिका क्या करती थी, शुक्राणु का फॉर्मेशन, और सर्टोली कोशिका क्या करती थी, उस शुक्राणु को सपोर्ट और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती थी। इतना हमने पढ़ा था, है ना। ये क्या था, वृषण जालक, जिसको रेटेड टेस्टिस बोलते हैं। और वृषण जालक से 10 से 15 नलिका निकलती हैं जिनको अपवाहिका कहते हैं, शुक्रवाहिका या अपवाहिका कहते हैं, ठीक है। इतना हमने कल पढ़ लिया था। आज जो हम देख रहे हैं वो अपने पूरे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। और मैंने आपको बता दिया था कि आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इस पर विशेष फोकस देना है। इस बार बोर्ड एग्जाम में यहां से क्वेश्चन 101% बनेगा, ठीक है। कोई सा भी, या तो आपसे पूरी संरचना पूछ ले, या आपसे इसकी अनुप्रस्थ काट का चित्र पूछ ले, या आपसे पूछ ले कि सर्टोली कोशिका का कार्य बताओ या लीडिंग कोशिका का कार्य बताओ, ठीक है। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो। अब वहां से आगे इसमें 2 बेसिक पॉइंट हैं, और वो 2 बेसिक पॉइंट क्या है मैं आपको बता रहा हूं। पहला बेसिक फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो वृषण होते हैं वो उदर गुहा से बाहर होते हैं। बात समझो, वृषण जो होते हैं वो हमेशा उदर गुहा से बाहर होते हैं। इसका एक बहुत ऑथेंटिक रीजन है। वो क्या रीजन है भाई, देखिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब भ्रूण 7 महीने का होता है, जब भ्रूण 7 महीने का होता है तब तक उसके वृषण उदर गुहा के अंदर होते हैं, एब्डोमेन कैविटी के अंदर होते हैं। 8वें महीने में वृषण जो होते हैं वो उदर गुहा से बाहर आ जाते हैं। अगर कोई कारणवश वृषण 8वें महीने, 9वें महीने या जन्म के बाद तक बाहर नहीं आते हैं तो उस डिजीज को हम क्रिप्टोप्रिज्म कहते थे। और वो नर कैसा होता था, नपुंसक। क्यों, क्योंकि उसमें शुक्राणु नहीं बन पाते। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे समझना, ये बेसिक क्वेश्चन भी यहां से आ सकता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, आपसे वो क्वेश्चन पूछ लेगा कि यदि वृषण उदर गुहा के अंदर हैं तो कौन सी क्रिया प्रभावित होगी और कैसे। एक बेसिक क्वेश्चन दे दिया। तो आपको मैं ये बात बताऊं कि भाई ये बाहर क्यों होते हैं। भाई क्वेश्चन वो ये कह रहा है कि ये अंदर हैं तो क्या होगा, ठीक है। तो आपको बाहर की भूमिका समझनी होगी। तो मैं आपको बता दूं कि वृषण हमेशा उदर गुहा से बाहर होते हैं, वो भी केवल स्तनधारियों में। किसमें, स्तनधारियों में। और स्तनधारियों में भी अपवाद हैं। मैं आपको बता दूं, हाथी और ब्लू व्हेल जो मछली है, जो मछली होती है ना, वो स्तनधारी है, हमारे वर्ग में आती है ना, ब्लू व्हेल मछली।
हाथी ब्लू व्हेल, हाथी जो है वो स्तनधारी है, लेकिन इसके वृषण उदर गुहा के अंदर रहते हैं, कभी बाहर नहीं होते। बात समझ में आ गई। और बाकी के जो स्तनधारी हैं उन सभी के वृषण उदर गुहा से बाहर होते हैं। अब उसका क्या रीजन है भाई कि वृषण उदर गुहा से बाहर होते हैं? क्योंकि शरीर का जो तापमान होता है वो ज्यादा होता है, जिस पर स्पर्म फॉर्म नहीं होते, और जो आउटर जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। बात समझो, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उतने टेम्परेचर पर स्पर्म नहीं बनते। इनका बनने का जो टेम्परेचर है वो 30 से 32-33 का होता है ना। मैं ये कहूं कि भाई 32 डिग्री सेल्सियस पर हमारे स्पर्म बनते। अगर हमारे टेस्टिस उदर गुहा के अंदर होंगे तो हमारा टेम्परेचर तो 37 है, तो उस टेम्परेचर पे तो ये बनेंगे नहीं। लेकिन हमारे शरीर से बाहर या उदर गुहा से बाहर का जो टेम्परेचर होता है वो बॉडी टेम्परेचर से लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, और इतने कम टेम्परेचर पर शुक्राणु आसानी से इसमें बन सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे वृषण उदर गुहा से बाहर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि शरीर का तापमान ज्यादा होता है, जिस तापमान पर स्पर्म नहीं बनते। लेकिन बाहर तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, जो शुक्राणु परिपक्वन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है या उचित होता है। बात समझ में आ गई। तो आप क्या क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे? मान लीजिए उसने बेसिक क्वेश्चन दिया, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा आपसे। उसने बेसिक क्वेश्चन दिया कि किसी व्यक्ति के वृषण उदर गुहा के अंदर हैं तो कौन सी क्रिया प्रभावित होगी? हम सीधा सा आंसर देंगे, शुक्राणु निर्माण की क्रिया प्रभावित होगी। क्यों? क्योंकि शरीर के अंदर है तो टेम्परेचर ज्यादा है, शुक्राणु नहीं बन पाएंगे। अगर वो आपसे यूं पूछे कि वृषण उदर गुहा से बाहर होते हैं क्यों, तो आप एक सीधा सा आंसर देंगे कि वृषण उदर गुहा से बाहर इसलिए होते हैं क्योंकि शरीर का तापमान ज्यादा होता है, जिस तापमान पर स्पर्म नहीं बन पाते, और बाहर का तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, जिस पर स्पर्म आसानी से बन जाते हैं। बताओ क्या दिक्कत है इस बात को लिखने में? तो बताओ ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, ये क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। मैं यहाँ पर बहुत ध्यान इसलिए दे रहा हूं क्योंकि यहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन 101% बनेगा, और जो मैंने बता दिया वो क्वेश्चन 100% आता है। ठीक है, तो ध्यान देना इस बात का। तो इस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। चलिए, अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये होता है कि वृषण सर्दियों में उदर गुहा के समीप आ जाते हैं क्यों? अब एक पॉइंट आप समझना, सर्दियों के दिनों में जो वृषण होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी गर्मियां होती हैं तो वृषण होते हैं वो शिथिल पोजीशन में होते हैं, लेकिन सर्दियों में जो हमारे वृषण होते हैं वो सिकुड़ी हुई पोजीशन में होते हैं, टाइट पोजीशन में होते हैं। क्या रीजन है भाई? तो रीजन बहुत साफ है कि हमारे वृषण उदर गुहा से बाहर थे, टेम्परेचर कम था बाहर का, है ना, उचित टेम्परेचर पर परिपक्व होते हैं। लेकिन सर्दियों में क्या होगा भाई? सर्दियों में बाहर का टेम्परेचर बहुत ही कम होगा, नहीं होगा क्या? शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री ही रहता है, क्योंकि हम समतापी हैं, है ना, हॉट ब्लड वाले हैं, वार्म ब्लड वाले। तो एक सिंपल सी बात है, सर्दियों में बाहर का तापमान कम होता है, जिससे शुक्राणु, एक 2 पेशी होती हैं, आप इनको ध्यान से समझना, डाल्टोस और
वृषणोत्कर्ष पेशी, क्रीमैस्टर मसल्स होते हैं, क्रीमैस्टर मसल्स इंग्लिश में। तो ये जो डार्टोस और वृषणोत्कर्ष पेशी हैं, ये दोनों पेशियां इन वृषणों को सिकोड़कर उदर गुहा के नजदीक ले आती हैं। क्यों ले आती हैं? क्योंकि शरीर का तापमान थोड़ा ज्यादा होता है, बाहर का तापमान थोड़ा कम होता है, तो उचित टेम्परेचर पाने के लिए जो वृषण होते हैं वो सिकुड़कर उदर गुहा के पास चले जाते हैं। तो बताओ ये दो क्वेश्चन आपको समझ में आए कि नहीं आए? पहला क्वेश्चन कि वृषण उदर गुहा से बाहर होते हैं क्यों? सेकंड क्वेश्चन, वृषण सर्दियों में सिकुड़ जाते हैं क्यों? तो बहुत ही सिंपल सा इनका लॉजिक है। सब बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको टेस्ट में। अगर आपको ये समझ में आ गया तो समझ लो आपके 4 नंबर पक्के हो गए इस बार। ठीक है, चलिए अब ये तो बात हो गई भाई। अब हम अपने पूरे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर ही रहे थे, आपको पता है, और मैंने आपको बताया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले जो था वो प्राइमरी ऑर्गन था, और प्राइमरी ऑर्गन में कौन था? टेस्टिस था। ठीक है, अब जो सेकंड थे हमारे वो सेकेंडरी थे, या मैं ये कह सकता हूं असेसरी ऑर्गन्स थे, सहायक अंग थे। अब हमने टेस्टिस की तो बात कर ली, अब हम अपने कुछ सहायक अंगों के बारे में पढ़ेंगे, और बहुत ही कम चांस होते हैं यहाँ से क्वेश्चन आने का सहायक अंगों से, है ना। मोस्टली जो आपसे क्वेश्चन पुट अप करता है वो टेस्टिस की स्ट्रक्चर से ही करता है ना। फिर भी हमें इसको देखना है भाई, हमें समझना है इसको, है ना। देखिए सेकेंडरी ऑर्गन में सबसे पहला जो ऑर्गन है वह है अधिवृषण, और इस अधिवृषण को हम एपिडिडाइमिस बोलते हैं। आपको पता ही है ये अधिवृषण है। मैंने इस डायग्राम को इसीलिए दोबारा बनाया है ताकि आपको पता चल जाए कि ये अधिवृषण है यहाँ पर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो अधिवृषण हमारा, देखो ये तो हमारा प्राइमरी ऑर्गन हो गया। अब ये द्वितीयक अंग है तो उसमें पहला अधिवृषण है, तो अधिवृषण को हमें पढ़ना है। तो देखिए क्या है, बेसिक में आपको बता दूं कि ये जो अधिवृषण है वो 6 मीटर लंबी एक नली होती है, एक कुंडलित रचना होती है। ठीक है, और इसके 3 भाग होते हैं। 3 भाग, पहला ये जो आपको भाग दिखाई दे रहा है वह है कैपट एपिडिडाइमिस, जिसको हम शीर्ष अधिवृषण कहते हैं। सेकंड जो है वह होता है कॉर्पस, जिसको हम मध्य अधिवृषण कहते हैं, और जो थर्ड जो होता है वह होता है कौड़ा, जिसको हम पुच्छक अधिवृषण कहते हैं। बात को आप ध्यान से समझो, पूरी चीज आपको क्लियरली समझनी है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो सेकंड ऑर्गन होता है वह एपिडिडाइमिस होता है, अधिवृषण होता है। तो अधिवृषण में आपको छोटे छोटे से पॉइंट समझने होंगे। वो क्या समझने होंगे कि भाई अधिवृषण जो होता है वह 6 मीटर लंबी एक कुंडलित नली होती है, एक पतली नलिका है कुंडलित। ठीक है, जिसके 3 भाग होते हैं। अब भाग जो है इसके वो सबसे पहला है कैपट एपिडिडाइमिस, जिसको हम शीर्ष अधिवृषण कहते हैं। ये शीर्ष भाग है ना इसका, तो इस शीर्ष भाग में हम क्या कह सकते हैं कि ये वृषण के ऊपरी भाग को ढके रहता है ना। और ये चौड़ा भाग है। कैसा है ये? चौड़ा। आपको दिखाई दे रहा है कि कैपट जो एपिडिडाइमिस है, कैपट एपिडिडाइमिस जो होता है वो चौड़ा भाग है,
और अधिवृषण को ऊपर से वृषण को ऊपर से घेर के रखता है। देखो यहाँ पे तो ये संरचना मैंने ऐसे बनाई है, अगर हम रियलिटी इसकी देखें तो ये जो भाग है ना, एक टोपी नुमा कुछ इस प्रकार होता है ऐसे। तो ये जो वृषण का पृष्ठ भाग जो इधर वाला है, पश्च भाग इसको कहते हैं, ये अग्रभाग है, ये पश्च भाग है। तो इस भाग को घेरे रहता है ऊपर की तरफ। वृषण के ऊपर एक टोपी नुमा संरचना में है कि नहीं, एक टोपी नुमा संरचना बना के रखता है कौन, कैपट एपिडिडाइमिस। और इस कैपट एपिडिडाइमिस में कौन सी संरचनाएं खुल रही हैं, अपवाहिका। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इस भाग में अपवाहिका खुलती है। बात समझ में आ गई? इस भाग में क्या खुलती है, अपवाहिका खुलती है। मैं आपको मोस्ट पॉइंट बता रहा हूं केवल, है ना, जिनसे आप समझ जाएंगे और नोट्स आप याद कर ही लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हाँ। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आए तो आप मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो बात समझ में आ गई? एपिडिडाइमिस का फर्स्ट भाग पढ़ रहे हैं, और फर्स्ट भाग क्या है भैया? मैं डायरेक्ट ये कहूँ कि ये 6 मीटर लंबी एक नली है जिसके 3 भाग होते हैं, कैपट, कॉर्पस, कौड़ा। तो कैपट जो है वो शीर्ष भाग होता है जो चौड़ा है, वृषण को ऊपर से ढके हुए रहता है, और जिसमें कौन खुलती है, अपवाहिका खुलती है। ठीक है, अब बाकी जो ये मध्य भाग है वो एक कोई खास बात नहीं है इसमें, ये बीच का भाग है, आप इतने लिख सकते हैं। और जो कौड़ा है, पुच्छक है, वो अंतिम और पतला भाग है, कम कुंडलित और पतला भाग है। केवल बस इतना ही आपको एपिडिडाइमिस में लिखना है, कोई ज्यादा खास बड़ी बात नहीं है इनके बारे में। और बहुत सिंपल है कि एपिडिडाइमिस केवल आपको इतना पता होना चाहिए कि ये प्रथम भाग होता है सेकेंडरी ऑर्गन का, जिसके 3 भाग हैं। बस आप तीनों भागों के नाम याद रखो बस, और कोई खास बड़ी बात नहीं। ठीक है, हाँ, बिल्कुल भी आपको ज्यादा यहाँ पर दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, केवल आपको ऑर्गन्स के बारे में पता होना चाहिए और हल्का हल्का समझा फंक्शन। जैसे हमने एपिडिडाइमिस के 3 भाग देख लिए, ये तो है ऊपर से घेर के रखता है, और जो पुच्छ है वो नीचे से घेर कर रखता है इसको। बस बहुत सिंपल सी बात है। नेक्स्ट हम देखते हैं शुक्रवाहिनी। ये जो आपको दिखाई दे रही है वो कौन है, शुक्रवाहिनी है। तो थर्ड जो है वो शुक्रवाहिनी। अच्छा, अब शुक्रवाहिनी इसको हम डिफरेंस कहते हैं, वैसा डिफरेंस कहते हैं, वैस डिफरेंस कहते हैं शुक्रवाहिनी को। तो शुक्रवाहिनी जो होती है वो 45 सेंटीमीटर लंबी एक नली होती है। बहुत छोटे से 1-2 पॉइंट आपको लिखने हैं कि शुक्रवाहिनी 45 सेंटीमीटर एक लंबी नली होती है, और ये कहां से प्रारंभ होती है, कौड़ा से प्रारंभ होती है। पता है ना कि जो कौड़ा पार्ट है, कौड़ा एपिडिडाइमिस है, वो आगे चलकर एक नली में बदल जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, शुक्रवाहिनी कहते हैं। इसका एक मुख्य कार्य है कि ये एक तरल पदार्थ का क्या करती है, श्रावण करती है। ये जो है तरल पदार्थ का श्रावण करती है, जिससे शुक्राणु का रास्ता चिकना हो जाता है। मतलब देखो, स्पर्म फॉर्म यहाँ पे हो रहे हैं, तो स्पर्म मैथुन क्रिया के समय बाहर निकलते हैं, तो स्पर्म क्या होंगे, रेटे टेस्टिस से अपवाहिका में, यहाँ से एपिडिडाइमिस में, और फिर यहाँ जाएंगे। तो यहाँ जब चलेंगे तो उनका चिकना रास्ता बनाती है कौन, शुक्रवाहिनी। ठीक है, और ये जो शुक्रवाहिनी होती है, अब जो ये शुक्रवाहिनी होती है वो आगे चलकर, अब इसके लिए मुझे आप इसका एक पूरा डायग्राम यहाँ पर बनाना पड़ेगा, है ना। तो मैं अभी इसका पूरा डायग्राम आपको बना रहा हूं, आप ध्यानपूर्वक इसको देखते जाना। हाँ, पूरा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका हम यहाँ पर एक रफली डायग्राम बना रहे हैं, तो आप उसको थोड़ा सा समझना है। देखिए, एक ये तो है हमारा वृषण, ठीक है भाई।
कुछ हम नॉर्मली डायग्राम बना लेते हैं, ज्यादा सजाना नहीं है हमने इस चित्र को। अब आप विश्लेषण तो आराम से जानते ही कैसा होता है। ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है। ये अधिवृषण हुआ और ये जो शुक्र वाहिनी है वो इस प्रकार आती हुई यहां पे जाके खुलती है और यहां होता है ठीक है। यहां तक एक बार देखिए आप, इसको मैं डबल फोल्ड कर देता हूं। ये यहां पर जॉइंट हो जाती है, फ्यूज हो जाएगी है ना। सॉरी, इसको मैं रफ कर देता हूँ। देखिए, ये जो आपको शुक्र वाहिनी दिखाई दे रही है, ये शुक्र वाहिनी इस प्रकार चलती है अधिवृषण से, और अधिवृषण से चलकर ये मूत्राशय है। क्या है ये? मूत्राशय। तो मूत्राशय के पश्च भाग से घूमकर, मूत्राशय के पश्च भाग से घूमकर ये शुक्राशय के साथ मिलती है। ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही है वह शुक्राशय है। क्या है वो? शुक्राशय। और शुक्राशय से मिलकर, शुक्राशय से फ्यूज हो जाती है इस प्रकार, ये आ रही है ना, इस प्रकार ये वाली। तो यहां ये शुक्राशय से मिल रही है, तो यहां पर शुक्राशय और शुक्र वाहिनी दोनों मिलकर एक वाहिनी बनाते हैं जिसको हम स्खलन वाहिनी कहते हैं। इंग्लिश में एजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं, ठीक है। एक बार दोबारा देखो कि ये जो शुक्र वाहिनी होती है वो अधिवृषण से चलकर मूत्राशय के पश्च भाग से होकर शुक्राशय में जाकर खुलती है, और शुक्राशय और शुक्र वाहिनी मिलकर एक नली बनाते हैं जिसको हम स्खलन वाहिनी कहते हैं, ठीक है। ये स्खलन वाहिनी है और ये मूत्र मार्ग है। क्या है ये? देखो, ये मूत्राशय है तो ये क्या होगा? मूत्र मार्ग रहेगा, ठीक है। अब सुनो, अब जो ये मूत्र मार्ग है, ये मूत्र मार्ग है, ठीक है। और ये सेशन है। तो ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक डायग्राम है। ये शुक्राशय, यहां पर हमारी ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स, और यहां पर हमारी ये काउपर, मैं नाम लिख देता हूं उनके। ये शुक्राशय, ये प्रोस्टेट, और ये काउपर्स ग्लैंड, ठीक है। तो ये एक डायग्राम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। एक बार इसको मैं पूरे को बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझा देता हूँ क्लियरली। देखिए, अधिवृषण आपको पता चल गया क्या होता है। शुक्र वाहिनी आपको पता है, 2-3 पॉइंट लिखने हैं। 45 सेंटीमीटर लंबी नली है, एक तरल पदार्थ का स्रावण करती है जो शुक्राणु के रास्ते को चिकना बनाती है, और
मूत्राशय के पीछे से होकर शुक्राशय में जाकर खुलती है और एक स्खलन वाहिनी का निर्माण करती है। ठीक है, मतलब एक तुम्बिका बनाती है एम्प्यूला, मतलब यहाँ पर एक भाग बनाती है और इस भाग में शुक्राणुओं का अस्थायी होता है संग्रह, यानी कि शुक्राणु यहाँ पर आते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं और स्खलन हो जाते हैं। ठीक है, तो शुक्र वाहिनी में ये 2-3 पॉइंट आपको लिखने हैं। उसके बाद जो हम बात करते हैं वो करते हैं मूत्र मार्ग के बारे में। ठीक है, मूत्र मार्ग जिसको हम यूरेथ्रा कहते हैं। तो देखिए यूरेथ्रा क्या है कि स्खलन वाहिनी और मूत्र मार्ग ये दोनों आपस में मिल रहे हैं। यहाँ पर देखो ये शुक्राशय का स्खलन वाहिनी है ये वाला जगह, और ये मूत्र मार्ग था। दोनों जब मिल जाते हैं तो एक रास्ता, एक संरचना बनती है जिसको हम मूत्र मार्ग या मूत्र जनन मार्ग कहते हैं। अब मूत्र जनन मार्ग इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि मूत्राशय से मूत्र भी इसी रास्ते से जाता है और जो वीर्य होता है वो भी इसी रास्ते से जाता है। तो रास्ता एक ही होता है लेकिन दोनों रास्तों से वीर्य और मूत्र दोनों बाहर निकलते हैं, इसलिए इसको मूत्र जनन मार्ग कहते हैं। ठीक है, जबकि महिलाओं में मूत्र विसर्जन के लिए अलग छिद्र होता है और डिलीवर शिशु को डिलीवर करने के लिए, मैथुन क्रिया करने के लिए अलग छिद्र होता है। लेकिन नरों में केवल एक ही छिद्र होता है या एक ही रास्ता होता है जिसको हम मूत्र जनन मार्ग कहते हैं। तो मूत्र मार्ग में ज्यादा आपको नहीं लिखना है। हाँ, ये 18 से 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। हम उत्सर्जन तंत्र में भी इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, कोई खास बात नहीं इसमें। तो मूत्र मार्ग के बाद अब हम बात करते हैं अपनी सहायक ग्रंथियों के बारे में। सहायक ग्रंथि, तो सहायक ग्रंथियों में सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रोस्टेट। प्रोस्टेट ग्रंथि, ये जो आपको प्रोस्टेट ग्रंथि दिखाई दे रही है वो क्या है कि भाई एक तो मूत्राशय के नीचे स्थित होती है और बहुत सिंपल से पॉइंट है। देखो प्रोस्टेट ग्रंथि एक श्वेत तरल का स्राव करती है जो वीर्य का 25 से 30% भाग बनाती है। वीर्य का 25 से 30% भाग कौन सी ग्रंथि? प्रोस्टेट ग्रंथि। इस शराब की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है और इसमें फॉस्फेट, लाइसोजाइम आदि पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो प्रोस्टेट ग्रंथि क्या है भाई कि ये एक तो मूत्राशय के नीचे है। देखो ये वाली जो है वो प्रोस्टेट ग्रंथि है, मूत्राशय के नीचे होती है और ये एक क्षारीय प्रकृति का श्वेत रंग का तरल स्राव करती है जो वीर्य का 25 से 30% भाग बनाती है। ठीक है, वीर्य क्या है? वीर्य ये जो 3 ग्रंथि है ना सहायक, प्रोस्टेट, काउपर और शुक्राशय, ये तीनों एक तरल पदार्थ बनाती हैं और जब इस तरल पदार्थ में स्पर्म ऐड हो जाते हैं तो इस टोटल संरचना को हम वीर्य कहते हैं, सीमन बोलते हैं। ठीक है, और इसी सीमन से शिशु डेवलप होता है क्योंकि सीमन के अंदर स्पर्म होते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये हमारी प्रोस्टेट ग्रंथि हो गई। सेकंड जो हमारी ग्रंथि है जिसको हम शुक्राशय कहते हैं, तो जो शुक्राशय है जिसको हम सेमिनल वेसिकल बोलते हैं शुक्राशय को, ये तो प्रोस्टेट है। तो ये क्या है भाई? ये थैलीनुमा आकृति की एक रचना है। शुक्राशय एक थैलीनुमा संरचना है जो वीर्य का 60 से 70% भाग बनाता है, मतलब ये भी यही तरल पदार्थ बनाता है। ठीक है, और इसके तरल में वही फॉस्फेट, प्रोस्टाग्लैंडिन्स आदि पदार्थ होते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये दोनों ग्रंथियां क्षारीय प्रकृति का पदार्थ बना रही हैं।
ये क्षारीय प्रकृति का क्यों होता है? तो एक बात देखिए, मादा की जो योनि होती है उसमें लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है, और लैक्टोबैसिलस वही जीवाणु जो दूध को दही बदलता है ना, एक एसिडिक प्रवृत्ति का होता है। तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु मादा की योनि को अम्लीय बनाकर रखता है, ठीक है। अगर स्पर्म उस योनि में जाएंगे तो अम्लीयता के कारण नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि ये, अच्छा आपको पता है ना, प्रोस्टेट और शुक्राशय दोनों मिलकर वीर्य का निर्माण कर रही है, और ये दोनों का तरल जो है कैसी प्रवृत्ति का है? क्षारीय प्रकृति का है ना। तो क्षारीय प्रकृति का जब कोई तरल मादा योनि में पहुंचेगा तो उसको वो न्यूट्रल कर देगा, उदासीन कर देगा, जिससे स्पर्म बच जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए इन दोनों के स्राव क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और आपको कोई खास ज्यादा बात नहीं समझनी है इनमें, इतना लिख देना, प्रोस्टेट है, मूत्राशय के नीचे होती है, स्वयं तरल पदार्थ का स्रावन करती है जो वीर्य का इतना % भाग बनाता है। इस तरल में फॉस्फेट, लाइसोजाइम आदि चीजें होती हैं। और शुक्राशय की बात करें तो थैलीनुमा आकृति की होती है जो वीर्य का 60 से 70% भाग बनाती है। इसके तरल में फॉस्फेट, प्रोस्टाग्लैंडिन्स आदि पदार्थ होते हैं, और क्षारीय प्रकृति का होने के कारण ये मादा योनि की अम्लीयता को नष्ट कर स्पर्म का प्रोटेक्शन करवाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी दो सहायक ग्रंथि हो गई, प्रोस्टेट और शुक्राशय। और जो हमारी तीसरी है काउपर ग्लैंड्स, यानी कि इनका दूसरा नाम है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स, ठीक है, बल्बो यूरिथ्रल, काउपर्स या बल्बो यूरिथ्रल। ये जो काउपर्स ग्लैंड हैं वो मूत्र मार्ग के दोनों ओर होती हैं, मूत्र मार्ग के दोनों ओर प्रेजेंट होती हैं, और ये भी एक ऐसे तरल का स्राव करती हैं जो मादा योनि को चिकना बनाती है। मैं ये कह सकता हूं कि जो हमारी बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है, काउपर जो ग्रंथि हैं, वो ऐसे तरल पदार्थ का स्रावन करती हैं जो मैथुन क्रिया के समय मादा योनि में पहुंचकर उसको चिकना बनाती है, जिससे मैथुन क्रिया आसान हो जाती है, ठीक है। तो ये थी हमारी 3 सहायक ग्रंथियां। क्लियर है बात? कोई खास ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब हम अपने लास्ट ऑर्गन्स को पढ़ते, और वो लास्ट ऑर्गन्स है पेनिस, सेसन, पेनिस, ठीक है। देखो, ये हमारा टेस्टिस, ये हमारा एपिडिडाइमिस, ये शुक्रवाहिनी, ये शुक्राशय, ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स, ये काउपर ग्रंथि, ये स्खलन वाहिनी, ये मूत्र जनन मार्ग, और जो आपको ये दिखाई दे रहा है वो हमारा पेनिस, ठीक है। तो पेनिस में 2-3 मुख्य पॉइंट होते हैं कि ये लंबा, बेलनाकार, उत्थानशील एक अंग होता है, ठीक है। इसकी अगर हम संरचना की बात करें तो मैं आपको बता दूं, देखिए यहां देखिए, ये जो आपको मार्कर दिखाई दे रहा है वो हम एक मान लेते हैं कि ये पेनिस है, सेशन है, ठीक है। तो पॉइंट पे आप जरा ध्यान देना, नीट में कई बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस पेनिस के जो पृष्ठ भाग है, ऊपर वाला, बात समझना, देखो ये ऊपर वाला भाग और इस साइड वाला और इस साइड वाला, 3 भाग आपको दिखाई दे गए, दोनों तो साइड हो गई। देखो इस ब्लैक पार्ट को आप छोड़ देना, ये जो पूरा व्हाइट पार्ट है इस पे ध्यान दो, आप ब्लैक पार्ट को छोड़ दो ना। ये जो व्हाइट पार्ट है इसका ऊपर वाला भाग और दोनों साइड वाला भाग, इस भाग
ये भाग जिस संरचना से बना होता है उसको कॉर्पस कैवरिनोसा कहते हैं। बात समझ लेना, बहुत मुख्य बात है कि सेशन का जो पृष्ठवर्ती भाग होता है, ऊपर का जो भाग होता है, वो कॉर्पस कैवरिनोसा मसल्स से बना होता है। और देखो अब ये निचला वाला भाग रह गया ना, तो ये निचले वाला भाग और पूरा जो ये ब्लैक पार्ट है, पॉइंट समझना, इस देखो इस ब्लैक वाला पार्ट है, तो यहां मैं आपको बता दूं कि पेनिस में आगे की तरफ एक टोपी नुमा संरचना होती है। पेनिस का जो अग्रभाग है, सेशन का जो अग्रभाग है, वो थोड़ा मोटा होता है ना, तो उसको हम कहते हैं सेशन मुंड। सेशन मुंड, जिसको इंग्लिश में ग्लांस पेनिस कहते हैं। आपको बिल्कुल क्लियर बात समझ में आ रही होगी। बिल्कुल इसी प्रकार ये जो व्हाइट कलर है ये पेनिस है, और जो ब्लैक कलर है वो अलग से एक टोपी नुमा भाग है, एक अलग से एक उभरा हुआ भाग है, जिसको हम कहते हैं ग्लांस पेनिस यानी कि सेशन मुंड। और यहीं से नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लांस पेनिस जो होता है वह किस प्रकार की मसल्स से बना होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो ग्लांस पेनिस होता है वो कॉर्पस स्पंजियोसम मसल्स से बना होता है। पेनिस की संरचना मैं आपको बता रहा हूं। देखो दो पेशियां हैं, एक तो कॉर्पस कैवरिनोसा और एक कॉर्पस स्पंजियोसम, है कि नहीं। तो कॉर्पस कैवरिनोसा तो पृष्ठभाग और साइड भाग का निर्माण करता है, जबकि पूरे पेनिस का निचला भाग और पेनिस का ग्लांस पेनिस किससे बना होता है, कॉर्पस स्पंजियोसम मसल से बना होता है। इस पॉइंट का आप विशेष ध्यान देना। बात समझ में आ रही है। और बाकी आपको कोई थ्योरी नहीं लिखनी है इसमें, आपसे वो कभी नहीं पूछेगा कि पेनिस की आप संरचना को समझाइए या पेनिस के बारे में बताइए, आपसे कभी नहीं क्वेश्चन करेगा। केवल ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोस्ट है इसकी मसल्स, दोनों मसल्स। तो सेशन मुंड कौन सी मसल से बना होता है, कॉर्पस स्पंजियोसम से बना होता है, ठीक है। और बाकी इसमें बहुत नॉर्मल सी बात है कि इसमें रक्त कोटर होते और उत्तेजना के समय कोटरों में रक्त भर जाता है, जिससे ये तनकर खड़ा हो जाता है। और खड़ी हुई अवस्था में ये मादा योनि में गहराई में प्रवेश कर उत्तेजित अवस्था में सेशन मादा योनि में गहराई में प्रवेश कर स्पर्म को रिलीज कराने के काम आता है। इस पेनिस का एक ही फंक्शन होता है कि स्पर्म को मादा योनि तक पहुंचाना, ठीक है। और कोई खास बात नहीं है पेनिस के बारे में, बहुत सिंपल सी बात है, आप सभी जानते हैं। लंबा बेलनाकार उत्थानशील होता है। इसका पृष्ठवर्ती भाग जो है वो कॉर्पस कैवरिनोसा से बना होता है। निचला भाग और सेशन मुंड कॉर्पस स्पंजियोसम का बना होता है। और सेशन मुंड के ऊपर एक पतली त्वचा का आवरण होता है जिसको प्रीप्यूस कहते हैं। और मैथुन क्रिया के समय या उत्तेजित अवस्था में वो जो त्वचा है वो हट जाती है और ग्लांस पेनिस अलग हो जाता, नग्न अवस्था में आ जाता है, ठीक है। तो ये पेनिस था। इसका फंक्शन है केवल मादा योनि में स्पर्म को रिलीज करना। तो ये जो आज का हमारा टॉपिक है वो पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, नर जनन तंत्र। क्लियर है बात। तो आपको भली बात ही समझ में आ गई। डायग्राम आप इसको एक बार बना के देख लेना, बिल्कुल आपको ऐसा ही डायग्राम बना देना है, ठीक है, क्योंकि वो आपसे डायग्राम बनाना पूछेगा, 100% पूछेगा, ठीक है। अगर आपसे बुक में से बन जाता तो बुक में से आप बना सकते हैं, और अन्यथा यहां से तो आपको बनाना ही है। ये नॉर्मल डायग्राम है, आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है भाई। तो आज हम केवल इतना ही पढ़ेंगे और कल हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। यहाँ से जो आपको मोस्ट क्वेश्चन करना था वो टेस्टिस वाला करना था, और कुछ आप ये देख लेना अधिवृषण और उनका क्या क्या कार्य है, ठीक है। बाकी बातें करेंगे कल।